प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, जो कि आपका जो चैप्टर्स हम लोग पढ़ रहे थे, इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। तो उसमें हम लोग मॉड्यूल नंबर 4 जो है डिस्कस कर रहे थे। तो ये जो मॉड्यूल नंबर 4 डिस्कस कर रहे थे, इसमें हम लोग इंडियन इकोनॉमी के बारे में देखे और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कैसे लैंड रिफॉर्म हुआ और उसका क्या बेनिफिट लोगों को मिला, ये भी जो है हमने देखा। तो यहाँ पे अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो 1991 में हुआ था उसके बारे में। तो जुलाई 1991 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है अनाउंस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसमें कई सारे फीचर्स जो है इसमें इंक्लूडेड था, जिसमें आपका था कि गवर्नमेंट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज अंडर कंपलसरी लाइसेंसिंग टू 6, मतलब एक कंपलसरी लाइसेंस प्रोवाइड करेगा गवर्नमेंट। उसके बेसिस पे ही जो है इंडस्ट्रीज को चलाना है। अगर वो लाइसेंस आपके पास नहीं है तो आप इंडस्ट्रीज को नहीं चला सकते हैं। दूसरा था कि मेनी ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व्ड फॉर द पब्लिक सेक्टर अंडर अर्ली पॉलिसी वर्ड डी रिजर्व्ड, मतलब कुछ वैसे इंडस्ट्रीज थे जिसको पब्लिक सेक्टर के लिए क्या कर दिया गया, रिजर्व कर दिया गया। यानी रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर वाज लिमिटेड ओनली टू 4 इंडस्ट्रीज ऑफ स्ट्रेटजी। इसके अलावा डिस इन्वेस्टमेंट जो था वो उसमें आपका पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज को थोड़ा ज़्यादा बढ़ावा मिला। तो ये मेन फीचर्स कह सकते हैं कि आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का जब लाया गया था तो आपका जारी किया गया था। एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा एक्टिविटी होता है जिसके अंदर कोई भी पर्सन अपनी लिविंग के लिए, मतलब अपने जीवन यापन कर लिए अपनी कैपेबिलिटी का यूज करके जो भी वो काम करता है और या करना चाहता है और उस काम को करने के बाद वो पैसा कमाना चाहता है, तो वो जो उसके अंदर एक्टिविटी इनेबल होता है पर्सन के अंदर, वो एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। एम्प्लॉयमेंट जो है एक तरीके का अरेंजमेंट होता है बाय विच अ पर्सन अर्न इनकम और मीनिंग्स ऑफ लिविंगहुड, माने जिंदगी जीने के लिए जो भी वो इनकम कमाता है, वो पैसा कमाता हो, तो वो जो अरेंजमेंट होता है उसी को जो है एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। एक टर्म आता है आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा अरेंजमेंट होता है वर्कर का जो खुद के रिसोर्सेज का यूज करके, मतलब उसके पास जो भी रिसोर्सेज हैं उसी रिसोर्सेज का यूज करके वो पैसा कमाता हो, तो वो कहलाता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जैसे मानकर चलो कि आप अभी सेमेस्टर में हो, आपके पास अभी क्या है, मोबाइल है। तो मोबाइल का आप यूज करके, मतलब वो रिसोर्सेज आपके पास है, तो उस रिसोर्सेज का यूज करके, यानी मोबाइल का आप यूज करके कुछ पैसा कमा रहे हो बिना कुछ किए हुए। तो वो जो रिसोर्सेज आपके पास है उसी का आप यूज कर रहे हो और उससे आप पैसा कमा रहे हो, तो वो आपका कहलाएगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। वर्कर्स हु own and operate enterprises to earn their livelihood known as self-employed. About 52% of workforce in India belong to this category. 52% लगभग जो इंडिया में पॉपुलेशन है या जो काम करने वाले हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड ग्रुप से बिलोंग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, शॉपकीपर्स, ये सारे आपके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आते हैं। वेज एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें वर्कर जो है सेल्स हिज लेबर एंड अर्न वेजेस इन रिटर्न। मतलब होता क्या है कि आप दूसरे के लिए काम कर रहे हैं और आप जो काम कर रहे हैं दूसरे के लिए, उससे आपको सैलरी मिल रही है ना। मतलब एक फिक्स टाइम पे आप काम करने जा रहे हैं, फिक्स टाइम पे आपको सैलरी मिल रही है, तो वो आपका वेज एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। अंडर वेज एम्प्लॉयमेंट वर्कर्स को जो है एम्प्लॉय कहा जाता है या हायर्ड वर्कर कहा जाता है, मतलब आपको हायर किया गया है। और जो बायर ऑफ लेबर होता है वो एम्प्लॉयर
आपका कहलाता है। इसमें लेबर सर्विसेज होती हैं टू अदर्स एंड रिटर्न गेट वेजेस। ऑब्वियसली आप काम करके दे रहे हैं किसी कंपनी को या किसी के बेनिफिट्स के लिए, तो वो आपका जो है वहाँ पे जो सैलरी आपको मिल रही है, वेजेस जो मिल रही है, वो आपका रिटर्न में मिल रहा है क्योंकि आप वहाँ पे काम करके दे रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो डॉक्टर है वो एम्प्लॉयड होता है हॉस्पिटल में, तो वो आपका जो है क्या कहलाएगा, वेजेस एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आएगा। तो जो वर्कर्स होते हैं वो कई तरीके के होते हैं। एक होता है रेगुलर वर्कर्स, यानी जो सैलरी बेसिस पे काम करता है किसी कंपनी के लिए, और जो काम करके देता है उसके परफॉर्मेंस और उसकी एक्टिविटीज़ के बेसिस पे उसको जो है मंथ के एंड में उसको सैलरी जो है दिया जाता है। रेगुलर वर्कर्स के अकाउंट में फॉर जस्ट 18% ऑफ इंडियन वर्कफोर्स, मतलब अगर इंडिया का अगर आप हम लोग एग्जांपल लें तो लगभग 18% ही लोग हैं जो रेगुलर वर्कर के तौर पे काम करते हैं। कैजुअल वर्कर वैसे वर्कर्स होते हैं जो किसी के काम करके तो देते हैं लेकिन वो फिक्स्ड सैलरी पे काम नहीं करते हैं। वो फिक्स सैलरी पे काम नहीं करते हैं, वो एज ए इंसेंटिव के तौर पे काम करते हैं कि भाई हम आपका 4 घंटा 15 घंटा 20 घंटा, यानी आप मेरे को ये काम दे दो, मैं 10 घंटे में काम करके आपका दे दूंगा। काम खत्म होने के बाद मेरे को जितना भी आपका प्रॉफिट होगा उसका 5% 10% या एक फिक्स्ड अमाउंट आप हमें पे कर देना। तो वो हमारा जो कहलाता है वो कहलाता है कैजुअल वर्कर। कैजुअल वर्कर्स आर नॉट हायर्ड ऑन ए परमानेंट बेसिस। जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं उनको परमानेंट बेसिस पे हायर नहीं किया जाता है। इट मीन्स दे डू नॉट हैव रेगुलर इनकम, प्रोटेक्शंस और रेगुलेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, जॉब सिक्योरिटी एंड सोशल बेनिफिट्स। कैजुअल वर्कर्स अगर इंडिया में बात किया जाए, जितने भी वर्कफोर्स हैं उसमें 30% जो लोग हैं यानी जो वर्कर्स होते हैं वो कैजुअल वर्कर्स आपके होते हैं। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का अगर सेक्टर के बारे में बात किया जाए तो 3 सेक्टर हैं। प्राइमरी सेक्टर वह सेक्टर्स होता है जो कि नेचुरल रिसोर्सेज के अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे एग्रीकल्चर है ना, फॉरेस्ट्री, फिशरी। तो ये आपका जो होता है ये प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है सेकेंडरी सेक्टर, वह सेक्टर जो डिपेंडेंट होता है नेचुरल इंग्रेडिएंट्स पे, यानी एग्रीकल्चर से जो रॉ मटेरियल्स निकलता है उससे कुछ गुड्स बनते हैं, जैसे बिस्किट हो गया है ना, मिल्क से आपका दही हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो बन रही है यानी नेचुरल रिसोर्सेज से यानी प्राइमरी सेक्टर से कन्वर्ट किया जाता है और कंज्यूम किया जाता है, तो वो हमारा आता है सेकेंडरी सेक्टर में। इसमें अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो कई सारे इंडस्ट्रीज हो गए, फैक्ट्रीज हो गए जहाँ पे कपड़ा वगैरह बनता है, तो वो हमारा जो है सेकेंडरी सेक्टर आता है। टर्शियरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर वह सेक्टर जहाँ पे गुड्स का प्रोडक्शन हुआ। ऑब्वियसली इंडस्ट्री तो आपका सेकेंडरी सेक्टर है क्योंकि वो प्राइमरी सेक्टर से एग्रीकल्चर एरिया से मान लो कि कपास या कोई भी मटेरियल वो वहाँ से लिया और अपनी इंडस्ट्रीज में लाके उसको मैन्युफैक्चर किया। अब वो मैन्युफैक्चर तो कर लिया, मैन्युफैक्चर करने के बाद अब उसको बेचना भी है। तो टर्शियरी सेक्टर में क्या होता है कि वह एक्टिविटी जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर पे डिपेंडेंट होता है, लेकिन जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आपका टर्शियरी सेक्टर्स का होता है। इसमें आपको गुड्स और सर्विसेज जो है प्रोवाइड किए जाते हैं, इसमें कोई भी चीज़ें जनरेट नहीं होता है ना। इस सेक्टर्स में जो टर्शियरी सेक्टर्स है इसमें कोई भी चीज़ें जनरेट नहीं होती है, बल्कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको सर्विस दिया जाता है या गुड्स का प्रोडक्शंस को सेल किया जाता है। मतलब जो भी इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस हुआ उसको बस सेल किया जाता है, जैसे डॉक्टर, टीचर, आईटी सेक्टर्स। तो मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज दी जाती है। तो जो मेजर रोल होता है आपका वो आपका होता है टर्शियरी सेक्टर्स का ही, क्योंकि
23% जो वर्कफोर्स है, आउट ऑफ टोटल वर्कफोर्स, उसमें से करेंटली वर्क कर रहा है इंडिया में। और जो टर्शियरी सेक्टर्स है ना, ये बहुत ज़्यादा तेजी से ग्रो हो रहा है। दिन प्रतिदिन इसका जो परसेंटेज है ना टर्शियरी सेक्टर्स का, वो आपका इंक्रीज हो रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंडीशन, आपके दो तरीके के सेक्टर्स होते हैं। एक होते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर्स। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो फिक्स्ड और रेगुलर होता है ना। मतलब फिक्स्ड और रेगुलर बेसिस पे काम करने वाले होते हैं। दे आर रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट एंड हैव to follow its rules and regulation, which are given in various laws such as Factories Act, Minimum Wages Act, Payment of ग्रेट्विटी एक्ट, सोप्स इस्टेब्लिशमेंट एक्ट। इस तरह के मतलब कई सारे गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के अंतर्गत रहकर जो है काम करवाया जाता है वर्कर से, यानी जो एम्प्लॉयज होते हैं उनसे। तो वो हमारा एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंतर्गत आता है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में आपका जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनको ये बोला जाता है कि आप अगर एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं तो उसको मिनिमम पेमेंट आप कितना दे सकते हैं, कितना दिन का आप छुट्टी दे सकते हैं, है ना। आप कितना फंड प्रोवाइड कर सकते हैं या आपको कितना फंड मिल सकता है। तो इसमें जो लोग काम करने वाले होते हैं उनको पता होता है कि भाई मेरे मेरे को अगर इतना तारीख को पेमेंट मिलता है तो वो मिलेगा, कोई आपको रोक नहीं सकता है अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के अंतर्गत आप काम कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में आपको जो भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको मेडिकल बेनिफिट्स भी देना होता है। इसके अलावा फैक्ट्री मैनेजर्स हैव टू इंश्योर फैसिलिटीज जैसे ड्रिंकिंग वाटर, सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट, रिटायरमेंट्स, पेंशंस, ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो गया, रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स हो गए, तो ये सभी जो है हमारे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के अंतर्गत आता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स वैसा सेक्टर्स जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई नहीं हो रहा है, तो वो सेक्टर्स हमारा कहलाता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। इसमें छोटे और स्कैटर्ड यूनिट जो वर्कर्स के होते हैं वो आपके आते हैं। इसमें जॉब्स आर लो पेड एंड ऑफन नॉट रेगुलर, है ना। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स होता है इसमें आपका पैसा भी कम दिया जाता है और ये रेगुलर जॉब भी इसमें नहीं होता है। इसके अलावा जॉब सिक्योर भी नहीं रहता है। अगर आपको बाहर कर दिया जाता है, मतलब जॉब से निकाल दिया जाता है, तो आपको बिना कोई रीजन दिए हुए आपको जॉब से निकाला जा सकता है ना। यहाँ पे किसी तरीके का ओवर टाइम का कोई प्रोविजंस नहीं होता है और कितना छुट्टी मिलेगा, कब सैलरी मिलेगा, है ना। अगर आप बीमार हो गए तो क्या कंडीशंस होगा, आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये तमाम चीज़ें अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में नहीं होता है। अगर कोई दे रहा है आपको अच्छी बात है, नहीं दे रहा है तो उससे आप सवाल भी नहीं पूछ सकते हैं। जैसे शॉपकीपिंग, फार्मिंग, लेबरिंग, ये सारे आते हैं। पब्लिक सेक्टर्स वैसा सेक्टर्स जिसमें गवर्नमेंट का मोस्ट ऑफ पावर होता है असेट्स पे, और गवर्नमेंट जो है सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे पोस्ट ऑफिस, रेलवे, ये मेजर एग्जाम्पल है पब्लिक सेक्टर का। पब्लिक सेक्टर्स में आपका पब्लिक को देखते हुए गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट बसेस भी चलवाती है ना। लेकिन मेजर जो अपने इंडिया में जो ज़्यादा गवर्नमेंट इन्वेस्ट करते होता है रेलवे और पोस्ट ऑफिस, क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है आम पब्लिक के द्वारा। द पर्पस ऑफ पब्लिक सेक्टर इज नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट। पब्लिक सेक्टर का ये मतलब गवर्नमेंट का ये एम नहीं रहता है कि हमको जो है प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना है। उनका मकसद होता है कि पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम किया जाए, यानी उनका जो मिनिमम नीड्स है पब्लिक का वो पूरा किया जा सके। प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर्स में जो असेट्स होते हैं या जो सर्विसेज डिलीवर किया जाता है उस पे अधिकार किसी एक व्यक्ति का होता है या किसी एक ऑर्गेनाइजेशंस का होता है, तो वो हमारा प्राइवेट सेक्टर आता है। प्राइवेट सेक्टर्स में आपका कंपनीज आती है, जैसे
टाटा आयरन, स्टील कंपनी लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, है ना। इस तरीके से कई सारे और भी कंपनीज हैं जो या तो किसी एक इंडिविजुअल के द्वारा या फिर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाया जाता है। जो प्राइवेट सेक्टर्स होता है इनका मेन मोटिव यही होता है कि भाई जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रॉफिट प्राप्त किया जा सके, यानी प्रॉफिटेबल काम ये लोग ज़्यादा करते हैं, है ना। तो ये आपका जो टॉपिक्स था मैंने आपको बता दिया है। बाकी अगर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाएंगे वो आपको मैं एक अनदर वीडियोस में या आपको क्वेश्चंस जो है आपको कोर्स में मैं प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप उस क्वेश्चंस को खुद से भी सॉल्व कर सको, है ना। क्योंकि आप अगर रिवीजन करोगे तभी वो चीज़ें आपके लिए इफेक्टिव रहेगा जो भी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाया है। ओके, थैंक यू।